जय हिंद दोस्तों। 20 फरवरी, हाँ जी दोस्तों 20 फरवरी और इसी महीने की 20 फरवरी, इसी साल की 20 फरवरी आपको दिल्ली आना है जंतर मंतर पर। एक दिन का बड़ा धरना प्रदर्शन, बड़ी मुश्किल से इतने दिन इंतजार करने के बाद यदि कोई सामने आए तो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी है। और उसके लगातार मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूं। और जो उनके जनरल सेक्रेटरी हैं, महासचिव हैं हरपाल सिंह से मेरी सीधी बात हुई है, कम से कम 1 घंटे की बात हुई है। उन्होंने यहां तक पहुंचने के अपने सफर के बारे में बताया कि कितनी चुनौतियों से सफर गया है। उन्होंने खुद को पॉइजन तक इस तरीके के हथकंडे अपनाए, कहां शारीरिक तकलीफें, मानसिक तकलीफें उन्होंने उठाई हैं। आज वो आपसे आग्रह कर रहे हैं कि जरूर एक बार जंतर मंतर पर आइए। सबको माइक मिलेगा, मंच होगा ही नहीं, और सब अपने बैनर लेके आए, झंडे लेके आए, अपना नारा लगाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तन मन से जुटे, धन की जरूरत भी नहीं है। इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप बात को जरूर सुनना होगा। अहम दोस्तों, सभी को इंतजार है कि वन रैंक वन पेंशन तो मिल गई। हाँ जी दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन मिल गई। और उसकी बाद उसके आपने देखा होगा नंबर 1 यानी OROP 1, OROP 2, OROP 3 लगातार आपके साथ जो मतभेद हो रहा है, तो आज मैं आपके सामने ऐसे एक शख्सियत को लाऊंगा जो कि OROP से पहले से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और लगातार राजनाथ सिंह से मिल चुके हैं, हमारे और सबके लिए भूख हड़ताल कर चुके हैं। और इसमें उन्होंने सेक्रीफाइस क्या किया है कि उनकी पेंशन भी बंद हुई है, अवरुद्ध हुई है। और जितना आपने जंतर मंतर पर पिछले साल जो धरना देखा होगा, और जो कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी कर रही थी, और उसके जनरल सेक्रेटरी हरवाल साहब अब बहुत लाइमलाइट में नहीं आते, बहुत सारी बातें नहीं करते, लेकिन पीछे से पूरी रणनीति ये तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास बड़ा जबरदस्त अनुभव है। लगभग ये 12 से 13 साल से इस पे काम कर रहे हैं। तो आज उनसे मैं बात करूंगा कि इन्होंने बिगुल बजा दिया है कि 20 फरवरी को जंतर मंतर पर हुंकार भर दी है। उन्होंने कहा है हमने सबको मौका दिया, अब कोई आगे नहीं आ रहा, अब हम आगे आ रहे हैं। अब वो आगे तो आ रहे हैं, लेकिन वो क्या अपेक्षा करते हैं आप लोगों से। यानी उन्होंने कहा कि बहुत सारे सैनिक संगठन हैं इस देश के अंदर, सबका अपना अपना काम है, लेकिन हमारे मान सम्मान, हमारे आर्थिक जो भी हमारे मुद्दे, उनको उठाएगा कौन, उनको दिल्ली कौन जाएगा, कौन इसको आगे लीड करेगा। तो उसी सक्सेस से दोस्तों, सबसे पहले सर आप अपना परिचय और फिर मैं करूंगा आपसे सवाल। धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, आप हमारे स्टूडियो में आए। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं सर, आपके संघर्ष को। और सवाल फिर करेंगे आपकी, सबसे पहले आपकी जो पेंशन जो बाधित हुई है उसका क्या हुआ, और फिर मैं पीछे की थोड़ी सी आपके मेरे जितने व्यूवर्स हैं, बहुत सारे व्यूवर्स हैं, सब लोग देखते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर आगे की लड़ाई है वन रैंक वन पेंशन के साथ, तमाम इक्वल मिलिट्री सर्विस पे है, किस तरीके से क्या हमारी ड्राफ्टिंग होगी, क्या क्या हमारे एजेंडे होंगे, सरकार के सामने हम जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे, सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। तो सर पहले आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ सर, प्लीज आप अभी पिछला जो संघर्ष है OROP का आपने शायद 2012-13 से किया, उसके ऊपर थोड़ा आप मुझे बताइए। एक्चुअली में क्या हुआ था कि सर, जब मैं पेंशन आया था 2009 में, ओके। तो उस समय जो एक ऐसी घटना हुई कि पहले इंडियन एक्सर्विसमैन लीग हुआ करती थी हमारे यहाँ पे भी। जी सर। वो एक जो हमारे हवलदार था, वो अपना जो आर्म्स लाइसेंस है उसके काम को लेकर के जो लीग का कर्नल था उसके पास गया। जी सर। कि भाई मेरा ये काम है, वहां डीसी दफ्तर में जो है मेरा कॉपी इशू नहीं कर रहे, मुझसे रिश्वत मांग रहे हैं, तो आप मेरी सहायता करें। तो वो कर्नल के पास गया जब, तो वो कर्नल आगे से बोला कि तेरा दिमाग खराब है, मैं वहां पे जाकर के अपना बेइज्जती करवाऊंगा क्या? ओके ओके। मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ। जबकि वो उसने उस टाइम में मुझे बताया था कि भाई मैं लीग में कंटिन्यू हर एक धरना प्रदर्शन में जहां पे भी इन्होंने बोला जाता रहा हूं और दरी बिछाता रहा हूं, सब पानी वानी इनको जो है ट्रे में लाके पिलाता रहा हूं। लेकिन आज मैं जब दफ्तर में गया तो इन्होंने मेरा जो है आगे से बेइज्जती कर दिया और काम करने से इनकार कर दिया। वो आते समय मुझे मिला तो मैं हंसने लग गया। मैंने बोला कि सर आप एक जवान हो, आप अपने जवानों की यूनियन क्यों नहीं बनाते? आपको अपने जवानों की यूनियन बनाना चाहिए ताकि आप अपनी जो मुश्किल है वो खुद हल कर सको। बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने बोला कि भाई इसके लिए
फिर हमें क्या करना होगा? तो मैंने बोला कि भैया हमें तो जवानों को इकट्ठा करना होगा। तो पहले दिन वहां पे मिले हम, और उसके बाद 7-8 जो जवान है वहां पे सिटी में रहते थे, उनसे बात की। सभी सहमत हुए कि जो अफसर हैं वो दादागिरी करते हैं, वो अपने काम निकालने के लिए तो हमें लेके जाते हैं, जब लेकिन जवानों का काम होता है तो तब ये नहीं। नहीं आता, इन्हें शर्म आती है नहीं, बेइज्जती होती है जवानों के काम के लिए। यदि किसी एसडीएम से बात करें, प्रशासनिक अधिकारी से, दोस्तों जैसा आपने सुना, बिल्कुल, यानी मैं आपको उस बेसिक चीज पे ले जाना चाहता हूं कि आखिर जवान मजबूर क्यों हुआ। वो जवान जो अधिकारियों की पूजा करता है, जो जवान अपने ट्रे में खाना देता है, उसकी अपने से ज्यादा फिक्र करता है सिस्टम के अंदर, और सिस्टम से रिटायर्ड होने के बाद भी उन्होंने इस हकीकत को बयां किया, और यहीं से प्रेरणा मिलती है, और यहीं से आपके दिमाग में जो आज बात आई है, शायद बहुत सारे अधिकारी हमारा चैनल देखते हो, आप सुन रहे होगे, ये बिल्कुल हकीकत है। हाँ सर, आगे बोलिए प्लीज। बस वहां से हमने जो है अपना यूनियन जो है बनाया, और उसके बाद जब भी हमारा किसी जवान का कोई काम होता था तो हम खुद उसके लिए आगे जाते रहे। जो संबंधित अधिकारी थे उनसे मिलते थे, उनके ऊपर दबाव डाल के जो जायज काम है वो करवाते रहे। उसके बाद हमने जो है यूनियन को बढ़ाने की, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बढ़ाने की कोशिश की। तो उसके अंदर फिर मुझे जिम्मेदारी मिला था उस टाइम कि जनरल सेक्रेटरी के तौर पे। जी सर। तो यार सी बात है, जनरल सेक्रेटरी का काम है कि सभी मामलों को देखना और उसके ऊपर जो है जो भी लिखना, वो जनरल सेक्रेटरी का काम था। तो मैं भी उस टाइम नया था, पेंशन आया था, तो फिर मुझे जो है जब जनरल सेक्रेटरी का पद मिला तो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। जब मैंने पढ़ना शुरू किया, जब मैंने देखना शुरू किया कि सेना का जो है पेंशन का क्या है, उसमें देखा तो मेरे बिल्कुल आंखें खुली की खुली रह गई कि इतना भेदभाव हुआ है, जवानों का तो कभी कुछ बढ़ा ही नहीं, और जब भी बढ़ा है अफसोस का बढ़ा है, और दरी बिछाने वाले जवान बैठे हैं, और पूरे हमारे जवान जाते हैं वहां पे। तो तब मैंने वहां से आंकड़े निकाल करके इनको अपने यहाँ पे जवानों को बताना शुरू किया, सर्कुलर लेकर के जो है सरकारी डॉक्यूमेंट लेकर के उनको बताना शुरू किया कि भाई देखिए इनका इतना बड़ा है, हमारा इतना बड़ा है, तो ये क्या है, ये सब कुछ जो है हमारे साथ गलत हो रहा है। उसकी वजह ये है कि हम अफसर्स के ऊपर विश्वास करते हैं, वो बात करते हैं आगे जाकर के, वो हमारी बात करते नहीं, अपनी खुद की बात करके और अपना खुद का बेनिफिट लेके आ जाते हैं। बहुत अच्छी बात। तो तब जो है धीरे धीरे करके हमने सभी जगह पे हर एक जो चाहे फैमिली पेंशन है, चाहे डिसेबिलिटी पेंशन है, चाहे सर्विस पेंशन है, और चाहे मिलिट्री सर्विस पे है, सभी के ऊपर जो है जब हमने जैसे जैसे अध्ययन करना शुरू किया तो देखा कि हर एक जगह पे यही हालत है। तो उसके बाद हमने कंप्लेंट एक लेकर के जैसे बना करके वो देने शुरू किए, और स्पेशली हमने यहाँ पे जो उस टाइम पे इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग और इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की भी जहाँ पे काफी सदस्य थी, या मतलब जहाँ पे अफसर थे उनके, जी। तो हमने उनको भी वो भेजना शुरू किया कि जिसमें कंपेयर किया हुआ था कि जवान को क्या मिला और अफसर ने क्या बेनिफिट लिया। तो उसके अंदर जो उसको हमने उनके घर में भी भेजा कि आप जो है हमारे एक स्टेज पे आके हमसे बात कीजिए सरकारी डॉक्यूमेंट के साथ कि आप अभी तक लीडर बने रहे जवानों के, लेकिन आपने जवानों को क्या बेनिफिट दिया, बहुत अच्छी बात। आपने उनकी क्या डिमांड रखी। उनसे बार बार हमने जो है वो मांगते रहे कि आपने जो मांग पत्र जहां पे जवानों के कोई मांग रखी हो, वो हमें मांग पत्र तो कम से कम दीजिए, जी जी। हमें पता चले। लेकिन अफसोस, चाहे वो इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग है, चाहे वो इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट थी, दोनों के पास एक भी ऐसा मांग पत्र नहीं निकला जिसमें जवानों की कोई मांग रखी गई हो। तो उसके बाद जो है हमने इनकी सच्चाई जो है वो जवानों के आगे बतानी शुरू की, उनको इसके बारे में जानकारी दी। तो जैसे जैसे जानकारी हुआ वैसे वैसे इनके जो अफसर के साथ थे जवान, वो टूट करके अपना जवानों का यूनियन के साथ आना शुरू हुए। तो और उसके बाद हमने यहाँ पे दिल्ली का, क्योंकि
अगर हमने जवानों का यूनियन बनाया और अगर हमने अपनी मांग उठानी है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप स्टेट लेवल पे नहीं उठा सकते। उसके लिए केंद्र का मुद्दा है तो आपको केंद्र सरकार के पास जाना पड़ेगा, केंद्र सरकार के ऊपर उसका दबाव बनाना पड़ेगा, या केंद्र सरकार की नजरों में आना चाहिए कि भाई ये जवान इससे जो है जो भेदभाव जो हो रहा है इसके खिलाफ खड़े हैं, अभी इनको पता चल गया है, ये जागरूक है। तो इसके लिए यही था कि हम जंतर मंतर या रामलीला मैदान दिल्ली में कुछ जो है प्रोग्राम शुरू करें। तो इसके लिए सबसे पहले, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल था, तो हमने ये सोचा कि कैसे न कैसे कोई ऐसा काम किया जाए जो जिसमें जो पावर है वो कम लगे, मेंस पावर कम लगे, लेकिन उसका प्रभाव ज्यादा पड़े। वाह। तो इसके लिए हमने क्या किया कि जो पाकिस्तान से बस आती थी सद्भावना बस, तो हमारे यहाँ से हाईवे से निकल के जाती थी वो दिल्ली की तरफ, अटारी बॉर्डर से। तो हमने जो है प्लान बनाया और बिल्कुल गुपचुप तरीके से हमने अपना बस लेकर के, एक बस ही थी हमारे पास उस टाइम, 50 के तकरीबन व्यक्ति थे हम। तो हमने वहां पे बस जाकर के गुरुद्वारा साहब था रोड के ऊपर ही, वहां पे जाकर के खड़े कर दी, और जैसे बस आई वैसे ही हम वहां पे, रोड काफी बड़ा है, वो हाईवे रोड है, तो हम उसके ऊपर लेट गए। और ये फर्स्ट एक्शन था जो बड़े लेवल पे। और उसके बाद क्या हुआ कि वो उसका जब बस रुका तो केंद्र सरकार तक उसी टाइम वो बात पहुंची, और उसी टाइम हमें जो वहां पे बोला गया कि आपकी बातचीत हम जो है दिल्ली में करवा देते हैं, लेकिन आप ऐसा मत करिए। पहले तो लाठीचार्ज के लिए भी बोलते रहे, हमने बोला कि आप लाठीचार्ज करिए, लेकिन पूर्व सैनिक होने के कारण लाठीचार्ज करना इतना आसान नहीं था पुलिस के लिए। तो इसलिए उन्होंने बातचीत के लिए हमारी जो है वो सेक्रेटरी लेवल पे जो है डिफेंस मिनिस्ट्री में बात करवाई। तो उसके बाद 3 घंटे के बाद हमने जो है वो रास्ता खाली किया। 3 घंटे तक हमने हाईवे और जो बस थी वो पाकिस्तान से आने वाली सद्भावना बस, उसको रोक के रखा। तो दोस्तों आपने सुना, बिल्कुल बहुत सही तरीके से कह रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपना दिमाग लगाया कि यानी मैन पावर मेरे पास थी नहीं, और कहा कि आईएसएम और आईएसएल आप अच्छे से जानते हो, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट और लीग, इनके ऊपर बड़े बड़े जनरल ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं, वो हमारा सिर्फ इस्तेमाल कर रहे थे अपनी, यानी जो अंदर करते हैं दरी बिछाओ चाय पानी पिलाओ और जो हम कह रहे हैं और अपने नारे लगाइए। और उन्होंने ये कहा कि आप ये बताइए कि आपने कौन सा पत्राचार किया है, किस तरीके से जवानों के वेलफेयर का हमें एक उदाहरण दीजिए। उन्होंने कोई उदाहरण नहीं दिया। इन्होंने फिर कसम खाई कि नहीं, अभी हमने मामला क्या है डिस्ट्रिक्ट लेवल के, यानी कितने लोग होंगे 100 50 200, तब इतने लोगों में अवेयरनेस नहीं थी। फिर कितनी स्ट्रेटजी अपनाई कि ये मामला तो ऐसा है कि डिफेंस मिनिस्ट्री तक जाए, केंद्र सरकार के पास जाए। तो क्या किया कि सद्भावना बस जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच चलती थी 2012 में रोड ब्लॉक किया, और रोड ब्लॉक के बाद रोड पर लेट गए और कहा कि जो भी होगा लाठी भी पड़ेगी हम खाएंगे, लेकिन हमें केंद्र सरकार को यह बताना है कि हम पूर्व सैनिक हैं, हमारी अनदेखी है, हमारी बात को भी अधिकारी आपके पास नहीं रख रहे हैं। तो सेक्रेटरी लेवल से बातचीत होती है। फिर इन्होंने अनशन रखा है। फिर आप ओआरओपी मिलती कब है आपको 2014 में, और संघर्ष बता रहे हैं 2012 का। तो दोस्तों वीडियो बनाना नहीं है, आपके सामने एक जीता जागता एग्जाम्पल लेके आऊंगा। फिर इनकी पेंशन रुकी, इनके ऊपर काफी केस लगे, लेकिन आज भी 2012 की बात करें, आज फिर 20 फरवरी को ये उसी तरीके से फिरा रहे। इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि वीडियो को पूरा देखें। सर आप बताइए आगे क्या हुआ 2012 के बाद। फिर उसके बाद सर हमने 2013 के अंदर, क्योंकि जो है उस टाइम फिर भी जो जवानों के अंदर एक डर बैठा हुआ था, जब भी हम जवानों से जाकर के गांव में बताते थे, उनसे बात करते थे कि भाई जी हमारा यूनियन जो है वो सिर्फ जवानों का यूनियन है, तो हमें जो है अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, हम अपने हकों के लिए खुद लड़ेंगे। तो वहां पे मैक्सिमम
जवानों का ये होता था रिप्लाई कि भाई अफसोस के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसके लिए मतलब फिर क्या, काफी लोग जो है वो ये बात समझने के लिए, हमारे जवान समझने के लिए तैयार नहीं थे कि हम अफसोस के बिना भी संघर्ष कर सकते हैं। गुड। तो उसके बाद हमने 2013 के अंदर जो है वो ब्यास रेलवे स्टेशन पड़ता है, तो हाँ जी। वहां पे हमने 48 जवानों के साथ जो है बिना किसी को बताए हुए जो है वहां पे जाकर के लेट गए वहां पे ट्रैक के ऊपर, और उसके बाद स्टेशन मास्टर को जाकर के मांग पत्र दे दिया कि भाई अभी आपके बस की बात है, आप चाहें तो हमारे ऊपर से ट्रेनें निकाल सकते हैं, लेकिन हम तो वहां पे लेट गए। और उसके बाद जो है वो वहां पे हमने 48 जो जवान थे उन्होंने 4 घंटे जो है वो ट्रेनें रोक के रखी, लेकिन गर्मी के दिन थे उस टाइम, जून जुलाई का महीना था, बहुत गर्मी थी और पटड़ी के ऊपर बैठना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन हम 4 घंटे बैठे रहे। उसके बाद हमारे एक जवान का जो है वो एक छोटा जैसे हार्ट अटैक होता है वैसे आया, तो उसको प्रॉब्लम हो गया, तो उसको लेकर के हमने जो है वो हॉस्पिटल में गए, और जो है वहां पे फिर हमें 4 घंटे के बाद गर्मी की वजह से वहां से धरना हटाना पड़ा। सर। तो उसके बाद ये दूसरा बड़ा एक्शन था। उसके बाद हमने जो है 2013 के अंदर 13 के अंदर फिर हमने यो किया था, ये लुधियाना जो वहां पे रेलवे कॉलोनी है, फिर उसके अंदर जो वहां पे एक 150 फुट की पानी वाली टंकी थी, तो उसके ऊपर हम 4 व्यक्ति वहां पे जाकर के रात को चढ़ गए थे 1:30 बजे। और फिर उसके बाद जो है सुबह वही जो होता है नॉर्मली पुलिस, और फिर उसके बाद वहां पे सेना भी आई, उन्होंने गाड़ियां लगा करके नेट वगैरह लगाया, और उसके बाद हमने एफिडेविट लिख के दिया कि भाई जो हमारा जो है, एक तो हमने मांग पत्र थे वो मांग पत्र ऊपर से फेंके थे। हमारा मतलब मकसद ये था कि जो जवानों को जागरूक करने के लिए, और उस जो हमारे जवानों के साथ जो भेदभाव हुआ है उसको उजागर करने के लिए बड़े लेवल पे के लोगों को पता चले, इसके लिए हमने क्या वो मांग पत्र ऊपर से देना शुरू किया, और नीचे हमने 2-4 व्यक्ति छोड़ दिए जो उसके बारे में बता रहे थे कि किस लिए ये लोग चढ़े हुए हैं। उसके बाद फिर वहां पे जो हमारे नीचे साथी थे उनका बात जो है वो फिर वहां पे डिफेंस मिनिस्ट्री में हुआ बात, और उसके बाद मीटिंग का उस समय भी हमें समय दिया गया मीटिंग का, जो है वो वहां पे बोला गया कि आप आइए बात करिए, तो हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। फिर हम रात को 1:30 बजे चढ़े थे उस टाइम, और नेक्स्ट डे मतलब शाम को जो है 7 बजे वो टंकी से उतरे थे। तो मतलब पूरा दिन रात जो है भूख प्यास में ऐसे ही ठंडी के दिन में बैठे रहे। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद दूसरा वो था, फिर उसके बाद हमने जो दिल्ली के अंदर हो गया 2014, फिर हमने वहां से जो है दिल्ली जंतर मंतर का रुख किया, और फिर हमारे कंटिन्यू वहां पे धरने प्रदर्शन कंटिन्यू वहां पे तकरीबन हर एक 2 महीने के अंदर हम वहां पे एक प्रोग्राम करते थे। और हमारा रिकॉर्ड है कि वहां पे जितने भी हमने प्रदर्शन किए, हमारी जो है वो हमें दिल्ली पुलिस पकड़ के लेके जाती थी, उठा के लेके जाती थी थानों के अंदर। वहां पे जो है आपको पता है, जैसा कि पता ही है, बड़ा मीडिया जो है हमारी मांगों को उठाता नहीं है, जहां हमारे जवानों से कोई बात नहीं करता, क्योंकि एक्चुअली में उनके ऊपर भी प्रेशर होता है इन चीजों का। क्योंकि हमने पत्रकारों से भी बात की उस टाइम, तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे ऊपर दबाव रहता है, हम आपकी इंटरव्यू ले लें, आपका मुद्दा उठा भी लें, तो आगे पब्लिश ही नहीं होगा, तो इसलिए मेहनत भी बेकार जाएगा और आपका मुद्दा भी हाईलाइट नहीं होगा, तो इसलिए हम नहीं आते आपके पास।
उसके बाद फिर हमारा मकसद था जवानों की मांगों को हाईलाइट करना, इसलिए हमने वहां पे, आपको पता है कि इंडिया गेट में आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, वहां पे परमिशन नहीं दी जाती है। तो हमने जो है वहां पे इंडिया गेट पे पहुंच करके वहां पे भी हमने प्रदर्शन किया, वहां पे भी हमने मार्च किया, और वहां से हमें फिर वहां पे जो है पुलिस भारी संख्या में गई और उठा के जो है इधर उधर थानों में लेके गई। उसके बाद जो है जंतर मंतर के ऊपर हमने ऐलान किया था कि हम सुसाइड करेंगे, और उसके लिए हमारे जो 2 जवान थे उन्होंने वहां पे जहर पिया भी था, जिनका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला। तो क्योंकि उसके अंदर मैं अकेला नहीं था, हमारे यहाँ पे जितनी टीम थी उनका एक ही लक्ष्य था कि जवानों की मांगों को हाईलाइट करना है, चाहे हमारी जान चली। सर मैं यहाँ रोकना चाहता हूँ दोस्तों, ये आप घर में बैठे हो, रजाई में बैठे हो, और वहां पर बैठ करके आप कमेंट्स कर सकते हो कि गलत चीजें, ऐसा नहीं होगा, लेकिन इस संघर्ष को जरा ध्यान से सुनिए। मैं फिर आपको इसको एक मोटा मोटा बता देता हूं कि इन्होंने कहा कि हम रेल की पटरी पे गर्मियों में पड़े रहे, उधर हीट स्ट्रोक हुआ, और लेकिन हम वहां पड़े रहे, बात नहीं बनी। हम पानी की टंकी पे चढ़े रहे 12 से 13 घंटे बिना खाए पिए। पुलिस आई और पूरा आर्मी आई, फिर हमें उतारा गया। उसके बाद उन्होंने कहा हम जंतर मंतर पर धरने करेंगे, हमें पकड़ा गया, हमें थाने में डाला गया, हमने कष्ट सहे हैं, और कष्ट इसलिए सहे हैं कि हमारी बात को ऊपर लाया जाए। और ऊपर लाने के साथ साथ कह रहे हैं कि नेशनल मीडिया को पता है सब कुछ, लेकिन उसके ऊपर दबाव था, हमारी बातें अपने नेशनल फोरम पे नहीं चला पा रहे, उनकी मजबूरी थी। और हमें लगातार संघर्ष यहां तक पहुंच गया कि हमने भूख हड़ताल की, और वहां पर हमने ऐसा ड्रग्स लिया जिस पे हमारी जान जा सकती है। और लेकिन कहा कि भले जान चली जाए, लेकिन ये इसको बोलते हैं सेक्रीफाइस, यानी किसकी चली जाए, जो वहां बैठे थे, लेकिन पीछे हमारे और आप जैसे विधवा हैं और जितने सैनिक हैं उनको न्याय मिले। बात बहुत गंभीर है, सोचने की बात, बहुत त्याग की है, और बहुत आप समझ सकते हो कि इन्होंने कहीं कोई स्क्रिप्ट नहीं है, क्योंकि ये फिजिकली प्रेजेंट रहे। तो आज मैं सामने ला रहा हूं क्योंकि 20 तारीख, हमेशा कहूंगा कि 20 फरवरी 2025 को फिर आपके लिए पुकारा जा रहा है, फिर आपको लेकर के आगे हैं, डंडे खाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे, सब करेंगे, लेकिन आपको वहां उपस्थिति दर्ज करानी है, वहां पर पहुंचना है, इनके मनोबल के लिए, इनके मोटिवेशन के लिए। हक को छोड़ दो, आपको हक लेना नहीं आता है, आप वहां जा तो सकते हो। तो सर आगे की मैं बात करूंगा कि इसके ऊपर आपकी राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रियों से, किस रक्षा मंत्रियों से मुलाकात हुई और मामला हाईलाइटेड हो गया। अब फिर हम आगे की बात करेंगे सर आपसे। उसके बाद सर हमने, जो आपको पता है, जब जनरल सतबीर का वहां पे चल रहा था भूख हड़ताल, तो उस टाइम पहली बार हमने जो है उनके टेंट के बिल्कुल पास में टेंट लगाया था। तो हमने भूख हड़ताल की थी, 4 व्यक्ति थे, 4 जवान थे, चारों के चारों ही मेरे डिस्ट्रिक्ट तरनतारन से थे, जिसमें एक बापू प्रगट सिंह था, एक मैं था, और 2 हमारे और जवान थे जो अभी इस दुनिया में नहीं है। वो मतलब बुजुर्ग व्यक्ति थे, हम चारों तरनतारन जिले से थे। तो हमने वहां पे भूख हड़ताल जो है शुरू किया था। तो वहां पे एक और चीज देखने वाली है, जो वहां पे होंगे, जिन्होंने सुना होगा उनको पता होगा, कि जब हमने वहां पे धरना प्रदर्शन करने के लिए, जो है भूख हड़ताल करने के लिए, जब हम वहां पे टेंट लगा रहे थे जंतर मंतर पे, तो जनरल सतबीर, जहां वहां पे जो और अधिकारी होंगे, उन्होंने हमारे जवानों को भड़काया कि भाई ये लोग हमारे धरना प्रदर्शन को फेल करने के लिए जहां पे बैठ रहे हैं, ये लोग जो हैं सरकार के आदमी हैं, ऐसा करके उनको भड़काया। और उस टाइम पे हैरानी की बात है कि हमारे जवान ही हमारा वहां पे टेंट नहीं लगने दे रहे थे, पुलिस होने के बावजूद वो हमें वहां पे टेंट नहीं लगाने दे रहे थे, जबकि हमारे पास पुलिस की परमिशन थी। लेकिन फिर भी अफसोस की कोशिश थी कि जवानों का यहाँ पे धरना प्रदर्शन नहीं लगे, लेकिन नहीं, उनको बरगलाया, उनको ये बताया गया कि ये सरकार के द्वारा बैठाए जा रहे हैं, सरकारी आदमी है।
तो उस टाइम पे फिर लास्ट में पहले हमने उनको प्रेम से समझाने की कोशिश की, जो हमारे ही जवान थे, लेकिन थे जनरल स्तवीर की तरफ से। पहले हमने बहुत प्रेम से उनको समझाया कि भाई आप बैठिए, डॉक्यूमेंट देखिए हमारे साथ हुआ क्या है, आप बात को समझिए, आप वो ऐसे उनकी बातों में आकर के अपनी जो है पैर पे कुल्हाड़ी मत मारिए। लेकिन उनको जो है ऐसे बरगलाया गया था, तो वो नहीं समझे, तो इसके कारण जो है फिर लास्ट में हमने, जो हमारे पास तो इतना पैसा नहीं था कि बड़ी स्टेज लगाते, तो हमने बांस लगा करके बांस के ऊपर वो कर रहे थे, तो फिर हमने वही बांस लेकर के हम भी वहां पे आगे आ गए। फिर एक दो बार बांस घुमाया, भैया आ जाओ, जिसने फिर झगड़ा ही करना है तो कर लो, लेकिन हम तो लगाएंगे। फिर हमने वहां पे टेंट लगाया, और फिर हमारे वहां पे 13 दिन जो है भूख हड़ताल उस टाइम पे चली थी। आपको याद होगा कि मेरे पास अभी भी मेरे दफ्तर में पड़ी होंगी कि ये जवानों की मैंने जो है एक डाली थी उस टाइम पे, आरटीआई डाली थी कि आप जो एक रैंक एक पेंशन का जो चल रहा है उसके अंदर जवानों को क्या बेनिफिट दे रहे हो, उनको किस हिसाब से जो है वो पेंशन की बढ़ोतरी दे रहे हो। तो मेरे पास एक लेटर आया था कि जो है हम जो जवान है उसको 200 से लेकर के 800 रुपए तक जो है उसमें बढ़ोतरी दे रहे हैं। 200 रुपए से लेकर 800 रुपए तक की बढ़ोतरी हम एक जवान जो है उसकी कर रहे हैं। लेकिन अभी देखिए, उसके बाद हमने वहां पे धरना प्रदर्शन शुरू किया और 13 दिन लगातार बैठे रहे। सरकार तक मैसेज गया। आपको याद होगा कि जब एक रैंक एक पेंशन का फर्स्ट बार ऐलान हुआ था, तो पहले एक बार मीडिया में आ गया था कि आज जो है सरकार नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, कल को नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, कंटिन्यू चल रहा था। लेकिन फिर क्या था, वो एक सप्ताह लेट हुआ। उसकी वजह क्या थी? वजह यही थी कि हम वहां पे बैठ गए, तो जो पहला जो प्रपोजल था, जो पहला जो नोटिफिकेशन होने वाला था, वो बिल्कुल जवानों के एंटी था। और आपने पीछे वाला जो फर्स्ट ओआरओपी का देखेंगे, तो कुछ एक बीच में जो रैंक और लेंथ के हिसाब से जो जवान थे उनका तकरीबन 3504 रुपए तक का बढ़ोतरी हुआ था। तो मतलब क्या कि जो पहले उन्होंने पूरा डाटा बना लिया था 200 से लेके 800 रुपए तक लास्ट बढ़ाने का, उसको पहले रिजेक्ट किया गया। फिर उसको एक सप्ताह जो है उसके अंदर उसको फिर दोबारा से बनाया गया, उसको करेक्शन की गई, और फिर उसको जो है 8 दिन के बाद उसको जो है नोटिफिकेशन किया गया, उसका ऐलान किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार के उस टाइम सरकार के ऊपर कितना बड़ा दबाव था उस चीज का। अगर वही आपको दबाव अभी भी बनाना है, अभी 8वां पे कमीशन है, जब 7वां पे कमीशन हुआ था, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि हम अपने जवानों को गाइड करते थे जहां पे कि देखिए हमारे जवानों के लिए 2.57 है, जबकि अफसर्स के लिए 2.81 तक का फार्मूला है। हमने ये नहीं बोला कि सभी अफसर्स के लिए 2.81 का, हमने बोला था कि उनका जो लास्ट 2.81 तक का फार्मूला उनको दिया गया है, उनको अलग से बेनिफिट दिया गया है। जबकि आप पहले जो 6 पे कमीशन है इंडिया के, जहां वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के अंदर चले जाओ, तो वहां पे ऐसा कभी आज तक पे कमीशन नहीं हुआ कि जिसमें जवानों के लिए अलग फार्मूला हो और अफसर्स के लिए अलग फार्मूला हो। अभी आप देखिए, जब कानूनों की बात आती है, आर्मी रूल्स की बात आती है, जहां हेल्पर सिस्टम की बात आती है, तो हमारे अफसर्स कहते हैं कि ये जो हमारे जो आर्मी रूल है ये टाइम टेस्टेड है, टाइम टेस्टेड बोलते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं। तो फिर आप ये बताइए कि अंग्रेजों ने एक रेशियो बना करके दी थी कि जवान की इतनी है, अफसर्स की इतनी है,
जो रैंक वाइज उन्होंने एक रेशियो बना के दिया है, उसके बाद फिर भी जो है बीच में अफसर्स को जो है बीच बीच में अलग से बेनिफिट दिया गया, पे कमीशन को छोड़ के अलग से बीच में जो है बेनिफिट दिया गया। लेकिन फिर ऐसी कौन सी बड़ी वो दिक्कत आ गई थी कि एक पे कमीशन के अंदर ही जो है, जो पहले कभी नहीं हुआ था, वो पे कमीशन के अंदर करके अफसर्स को अलग रेशियो देनी पड़ी। मतलब आप दो चीजें बोल रहे हो, जब तो जवानों के हक की बात आती है तो आप बोलते हो कि नहीं जी आर्मी रूल जो है वो टाइम टेस्टेड है, वो जो बना है बहुत बढ़िया बना है। लेकिन जब पे पेंशन की बारी आती है तो वो आपको और भी ज्यादा चाहिए। उस टाइम तो अंग्रेज अफसर्स थे, तो अंग्रेज अफसर्स जवानों से कम थोड़ी ना लेते थे, वो तो मैक्सिमम बेनिफिट लेते थे ना, तो फिर उनसे भी हमें ज्यादा चाहिए। तो ये तो वही बात होगी ना कि जो पहले अंग्रेज तो चले गए, लेकिन काले अंग्रेज जो है वो जहां पे हमारे पास सत्ता में बैठ गए। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं रोकना चाहता हूं दोस्तों, आपने देखा होगा कि कितना बड़ा दर्द और कितना बड़ा धोखा हुआ है, और उस धोखे में हमारे जवानों को बरगलाया गया और कहे कि हमने बंबू और बांस तक उठा लिया था लड़ने के लिए, लेकिन हम पीछे नहीं हटे, लगातार सरकार के ऊपर दबाव बनाया। और उन्होंने कहा कि अब फिर आपका, आप समझ सकते हो, 8वां वेतन आयोग आ रहा, और ये वेतन आयोग की ऐसी कि 7वें वेतन आयोग में आप देख सकते हो, और पिछले और वेतन आयोग में देख सकते हो कि हमेशा फिटमेंट फैक्टर सेम रहता है। लेकिन यहां इन्होंने अपना एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखा करके सरकार से बेनिफिट लिया कि जवान जीएसयू 2.57 में पड़े रहे, और ये 2.68, 62 और 2.81 तक इन्होंने अपना वेलफेयर लिया। यानी आईएसएमओ या आईएसएलओ या जो अफसर अधिकृत संगठन है वो सिर्फ और सिर्फ अपना भला चाहते हैं। क्या इसके ऊपर आपको कमेंट्स करना होगा? क्या आप ये बात सही है? क्योंकि ये हर सुविधा चाहते हैं, चाहे उन्हें बड़ी सिस्टम है उसको अलग तरीके से डिफेंड करते हैं। डिफेंड करना आता है, पढ़े लिखे हैं, बड़ा नॉलेज है, ज्ञान है, अपने फायदे के लिए डिफेंड हर कोई कर सकता है। लेकिन जिन पर हमने भरोसा किया, जिन पर विश्वास किया, क्या आप उनके ऊपर भरोसा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। लेकिन अब मैं बात करूंगा 20 फरवरी की, और आपकी पेंशन की क्या हुआ सर? पेंशन रेगुलाइज हुई आपकी या नहीं हुई? और 20 फरवरी के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हो सर, इसके बारे में आप बताइए। हाँ, उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं, बीच में एक दो चीज रह गई कि इसके अंदर एक, उसके बाद हमने रामलीला मैदान के अंदर जो है वो 13 दिन का भूख हड़ताल, वहां पे मैं अकेला बैठा था। 13 दिन भूख हड़ताल जो है रामलीला मैदान में 2018 के अंदर मैंने किया था। तो उस टाइम पे भी ये जब हमारे अन्ना यारे जी और लोकपाल को लेकर के बैठे थे रामलीला मैदान में, आप वहां पे रिकॉर्ड देखेंगे तो उसके बाद किसी को वहां पे रामलीला मैदान में परमिशन नहीं दिया गया था धरना प्रदर्शन करने का। और हमारी जो है, मैंने वहां पे जो है धरना प्रदर्शन की परमिशन मांगी थी कि मैं वहां पे भूख हड़ताल करना चाहता हूं। तो सरकार ने, जो वहां की दिल्ली पुलिस है, उसने 18 बार जो है मेरी परमिशन रिजेक्ट की थी, क्योंकि मैं 3 महीने पहले से लगा हुआ था। 18 बार जो है परमिशन मेरी रिजेक्ट की गई। तो मैंने वो सभी इकट्ठी की, और उसके बाद जो है मैंने एक यहाँ पे अपना स्टाम्प लगा करके एक एफिडेविट बनाया कि लोकतंत्र देश है, और लोकतांत्रिक देश के अंदर जो है वो मुझे जो है धरना प्रदर्शन का, साथ में ही धरना प्रदर्शन का जो है हक है। लेकिन जो है हमारी दिल्ली पुलिस है वो मुझे जो है मेरा हक नहीं दे रही है, मुझे प्रदर्शन करने के लिए परमिशन नहीं दे रही है। इसलिए जो है, अगर मुझे, मैं इस तरीक को आ रहा हूं धरना प्रदर्शन करने के लिए, वहां पे भूख हड़ताल पे बैठने के लिए, अगर मुझे दिल्ली पुलिस वहां पे परमिशन नहीं देती तो मैं सुसाइड करूंगा, और मेरा जो सुसाइड है वो उसकी जिम्मेदार दिल्ली पुलिस होगी। और मैंने स्टाम्प पे लेकर के वो जो है वो दिल्ली पुलिस को भी भेज दिया, और माननीय राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर को भी कर दिया। उसके बाद मैं वहां पे आया तो पुलिस ने जो है वो अपना रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, चारों तरफ पुलिस फैली हुई थी, और मेरी फोटो लेकर के ढूंढ रही थी मुझे। तो उसके बाद मैंने अपनी वेशभूषा बदल रखी थी, अकेला था मैं,
तो मैंने एक साइड में जाकर के वो अपना एक टावर पे चढ़ा। उसके बाद हमारे वहां पे साथी थे नंद तलवार जी और कुछ और साथी थे, वो वहां पे पहुंचे रामलीला मैदान में। तो वहां पे जो है एसीपी से बात हुई, तो वो बोले कि आप हरपाल को बुलाइए। तो वो बोले कि सर हमें नहीं पता वो कहाँ है। तो लेकिन उसने जो है वो बोला है कि अगर वहां पे स्टेज नहीं लगा, वहां पे हमें परमिशन नहीं मिला, तो मैं सुसाइड करूंगा, आप ढूंढ लेना, कहीं ना कहीं आपको मृतक मिलूंगा मैं। तो फिर एसीपी साहब जो है वहां पे पुलिस के, उन्होंने बार बार बोला कि भाई आप लगाओ, स्टेज लगाओ, आप टेंट लगाओ, जो करना है करिए, लेकिन उसको बुलाओ। तो उसके बाद नलन जी ने मेरे से बात की, तो मैंने उनको बोला कि भाई मैं वीडियो कॉल नहीं करूंगा, मैं और कुछ नहीं बात करूंगा, मुझे तो बस इतना चाहिए कि मुझे वहां पे फोटो खींच करके भेज दीजिए कि स्टेज वहां पे बैठने के लिए स्टेज लग गया है, टेंट लग गया है, जैसे मुझे फोटो भेज दोगे मैं आ जाऊंगा, नहीं तो मैंने अपनी कार्रवाई कर रहा हूँ और 1 घंटे तक मैं जो है अपना सुसाइड कर लूंगा। उसके बाद वहां पे टेंट लगा, स्टेज बनी वहां पे भूख हड़ताल पे बैठने के लिए, और एसीपी साहब ने उसी टाइम वहां पे परमिशन जारी की। फिर उसका फोटो जो है वहां से मुझे भेजा गया। फिर उसके बाद वहां पे पुलिस की गाड़ी मुझे जहां पे मैंने उनको बताया, फिर वहां पे मुझे लेने के लिए गए और वहां से मुझे लेके आए। फिर हम वहां पे रामलीला मैदान में बैठे, लगातार हमने 13 दिन वहां पे भूख हड़ताल किया था। और वहां पे अन्ना हजारे जी के बाद जो परमिशन मिला था, सिर्फ वो हमें ही उस टाइम पे मिला था। मेरे ख्याल से उसके बाद भी आज तक किसी को परमिशन नहीं वहां पे मिला होगा, क्योंकि वहां पे अलग अलग यूनियन आती थी तो पूछते थे हमें आकर के भाई जहां पे परमिशन नहीं मिलता आपको परमिशन कैसे मिला है। तो फिर हमने वो किया। उसके बाद फिर हमने यंत्र मंत्र पे प्रोग्राम कंटिन्यू किए, यहाँ पे लगातार हम करते रहे। हर एक जो है 2 महीने के अंदर हमारा कम से कम एक धरना प्रदर्शन होता था। तो उसके बाद फिर हमने भूख हड़ताल के लिए एक बार दिया वहां पे दिल्ली में, लेकिन जो है हमें 1 दिन की परमिशन देके नेक्स्ट डे की परमिशन दिल्ली पुलिस द्वारा रिजेक्ट कर दी गई। हम वहां पे हमने कुछ नहीं बोला, हम चुपचाप चले गए वहां पे। और फिर हमने पुरानी दिल्ली जो रेलवे स्टेशन है वहां पे पानी वाली टंकी है, वहां पे हम जाकर के रात को चढ़ गए। और फिर नेक्स्ट डे वही बात हुआ। और उसके बाद लास्ट में जो है डिफेंस मिनिस्ट्री में हमें ले जाया गया, वहां पे बात हुई। तो पहले तो वहां पे धमकाया गया कि भाई आपके ऊपर तो एफआईआर दर्ज होगी, आपने गैर कानूनी काम किया, वहां पे आप सुसाइड की धमकी नहीं दे सकते, आप वहां पे वाटर टैंक के ऊपर चढ़ नहीं सकते। तो मैंने बोला कि सर ठीक है, आपने ये बात बोली है। तो मैंने किट पीछे डाल रखा था, मैंने बोला कि मैं जेल का सामान साथ में लेके आया हूँ, अभी मैं बात नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ, आप मुझे भेज दो, तिहाड़ जेल में भेज दो, हम बात नहीं करेंगे। जो उनका दिल में आएगा वो टंकी वाले अपना खुद का कार्रवाई कर लेंगे, हम बात नहीं करेंगे आपसे। जब डिफेंस मिनिस्टर को सॉरी डिफेंस सेक्रेटरी को ये बोला, तो फिर वो वापस वहां से लेके गए। और मेरे ख्याल से इंडिया के इतिहास में पहली बार हुआ था कि हमें जो है लिखित में वहां पे जो एक लेटर दिया गया था, हमने बोला था कि हमें लिखित में चाहिए, मेरे आदमी वहां पे बैठे हुए हैं टंकी के ऊपर, मुझे लिखित में चाहिए कि हम इतनी तारीख को जो है आपको इतना समय जो है जारी कर रहे हैं कि आपकी जो है मीटिंग डिफेंस मिनिस्टर के साथ होगी। तो पहले तो उन्होंने बोला कि ऐसा प्रावधान ही नहीं है, हम आपको बोल रहे हैं तो यही एक गारंटी है, हम लिख के नहीं दे सकते। हमने बोला ठीक है, नहीं लिख के दे सकते तो हम जा रहे हैं। तो फिर इन्होंने हमें लिख के दिया। तो जो मेरे साथ हमारे जवान थे उनको पता है, हम 4-5 जो जवान गए थे बात करने के लिए, तो फिर इंग्लिश में लिख के दिया। मैंने बोला कि भाई जो मेरे जवान वहां पे चढ़े हुए हैं वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा हिंदी जानते हैं, पंजाबी जानते हैं, हिंदी जानते हैं, इंग्लिश नहीं जानते।
इसलिए इंग्लिश देने का कुछ फायदा ही नहीं है। वो बोलेंगे कि हमें गुमराह कर रहे हो, हमें क्या पता इसमें क्या लिखा हुआ है। तो मैं जब आप मुझे लिख के दीजिए हिंदी में, उनके पास जो है वो हिंदी लिखने वाला नहीं था। फिर प्रधानमंत्री दफ्तर में जा करके वहां से जो है वो हिंदी वाला जो है लेके आए और फिर उसको टाइप करके डिफेंस मिनिस्टर के लेटर के ऊपर वो हमें दिया गया था। ये खुद भी डिफेंस सेक्रेटरी ने बोला था जी कि अभी तक के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी को हम लिख के दे रहे हैं, और वो भी 2 लैंग्वेज में, हिंदी में और इंग्लिश में। बस तो वाह तब उसके बाद आ करके हमने वो अपने जवानों को वहां से उतारा था। तो बात तो काफी हुई, लेकिन होता क्या वहां पे मीटिंग में होता क्या है, हमने 13 मीटिंग तकरीबन की हैं जो है डिफेंस मिनिस्टर के साथ, अलग अलग डिफेंस मिनिस्टर के साथ, मनोहर पार्कर से लेकर के अपना निर्मला सीतारमण तक। तो होता क्या है कि हम वहां पे जाते हैं, बात करते हैं, तो डिफेंस मिनिस्टर का रिएक्शन क्या होता है कि हाँ भाई, मुझे इन चीजों के बारे में पता नहीं था, ये आपकी बात बिल्कुल सही है और हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन होता कुछ नहीं। वही नेताओं वाली बात है, बात करो वहां पे आपको संतुष्ट करके, उनको पता है कि आ जाए, बाद में हमने इनको मिलना ही नहीं है। तो मतलब हमने जो निचोड़ निकाला था वही है। और आपने बोला था कि आगे का क्या है, तो आगे का जो प्रोग्राम है वो यही है। अगर आप चाहते हो कि जवानों को इंसाफ मिले, अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारी भी जो है पे पेंशन बढ़नी चाहिए, जो हमारा हक बनता है, तो उसके लिए एक ही रास्ता है, वो है संघर्ष का। हम कहीं देश के खिलाफ नहीं बोल रहे, कोई देश के खिलाफ कोई ऐसा कदम नहीं उठा रहे, हम सिर्फ अपनी हकों की आवाज उठा रहे हैं, अपने हक की बात करते हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी का हम नाम नहीं लेते, किसी भी और कोई हम उनके जहाँ केंद्र सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनाते। हम तो यही उनको बार बार ये कह रहे हैं कि आप जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बिठाओ, वो हमारी जो है जवानों की मांगों को देखें और उनको जो है पूरा उसको देखने के बाद जो है अपनी रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार को सौंपे और केंद्र सरकार उसको लागू करे। हमने कभी ये नहीं बोला कि हम प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई आप ये कर दो, आप वो कर दो, हम नहीं चाहते। हम बोलते हैं जो हमारे जेन्युइन पॉइंट है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि अभी तक जितनी भी कमेटी बिठाई गई है, खास करके जवानों के लिए या सेना के लिए, उसमें क्या होता है कि बिठाया किसको जाता है, अफसर्स को। उसकी जो है एक्सपर्ट कमेटी या कुछ भी है, उसके लिए क्या नॉमिनेट किए जाते हैं, अफसर्स किए जाते हैं। तो फिर वहां पे बात तो वही हो जाती है, जब अफसर्स वहां पे बात करेंगे तो अफसर्स खुद के लिए बात करेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, जवानों का पक्ष नहीं रखेंगे। तो वही हमारे लिए यहाँ पे हमारा हो जाता है। हम इसीलिए हम ये डिमांड कर रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की, हमने किसी का नाम नहीं दे रहे, हम नहीं बोल रहे कि आप जे रिटायर्ड जज हैं इनकी कमेटी बिठा दो। हम तो ये बोल रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट क्यों, हाई कोर्ट के जज भी हो सकते हैं। हम इसलिए जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट जो है हमारे एक आम पब्लिक है, एक आम व्यक्ति है, उसको जो है लास्ट न्याय मिलने की आशा किससे होती है, सबसे बड़ी जो है वो न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट। और उसमें कोई ये भी नहीं है, हो सकता है निचली अदालतों में कोई जज ऐसे हों तो जिनकी जानकारी कम हो, जिनको कानून का पूरा ज्ञान नहीं हो, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो ऐसा कोई जज नहीं हो सकता कि जिसको किसी चीज के बारे में ज्ञान नहीं हो, खास करके देश के कानून की। तो इसलिए जो है हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।